Hello students, welcome to English class. Today we are going to start our chapter number 12, Threads That Bind. Today we will discuss its question answer and exercise. But let's have a summary before starting the question answers. In this story there were two brothers, Albert and Albrecht. और वो दोनों ब्रदर एक दूसरे के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करते हैं। कैसे? उनके जो फादर होते हैं वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो जो वो ब्रदर्स हैं वो एक बेट लगाते हैं कि हम एक कॉइन को टॉस करेंगे, जो भी विनर होगा वो आगे फर्दर स्टडी के लिए जाएगा और जो भी लूज़र होगा वो उसकी स्टडी के सारे एक्सपेंसेस पे करेगा। तो ऐसे ही जो उनका ब्रदर होता है एल्ब्रेट, वो पढ़ने चला जाता है, जो एल्बर्ट होता है वो फैक्ट्री में काम करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद जब आफ्टर कंप्लीटिंग द एजुकेशन एल्बर्ट वापस आता है तो वो सोचता है कि अब एल्बर्ट की पढ़ने की बारी है, तो मैं अब एल्बर्ट को उसकी स्टडी के लिए एक्सपेंसेस पे करूँगा। लेकिन एल्बर्ट जो होता है वो मना कर देता है। वो कहता है कि अब मैं इस सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकूँ, क्योंकि फैक्ट्री में काम करने की वजह से उसके जो हाथों की उंगलियाँ थी वो भी एक एक बार सारी टूट चुकी थी और उसे जो है अब आर्थराइट्स हो गया था। ठीक है। फिर जो एल्ब्रेट है वो एक पोर्ट्रेट तैयार करता है जिसमें दोनों हैंड्स ज्वाइनिंग होते हैं और वो अपने ब्रदर के लिए ये पोर्ट्रेट तैयार करता है। इस स्टोरी से हमें ये मैसेज मिलता है कि हमारी जो लाइफ है हमें दूसरों के लिए भी यूज़ करनी चाहिए। हमें सिर्फ अपने लिए नहीं जीना चाहिए, दूसरों की भी हेल्प करनी चाहिए। नाउ लेट्स बिगिन द क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज द टू बॉयज फाइनली वर्कड आउट अ पैक्ट। व्हाट वाज द पैक्ट? कि जो दो ब्रदर्स हैं वो फाइनली एक पैक्ट पर एक समझौता कर लेते हैं। तो उनका जो पैक्ट था वो क्या था? The pact was that they would toss a coin. The winner would go for study and the loser would go for earnings. उनका पैक्ट ये था कि वो दोनों एक कॉइन को टॉस करेंगे और जो विनर होगा वो स्टडी के लिए जाएगा और जो लूज़र होगा वो अर्निंग के लिए, मीन्स कुछ कमाने के लिए कोई फैक्ट्री या किसी भी जगह पर जॉब करेगा। नेक्स्ट इज हाउ डिड एल्ब्रेट ड्यूरर डू एट द एकेडमी। मतलब जो ब्रदर वहाँ पढ़ने के लिए गया था एल्बर्ट ड्यूरर, उसकी एकेडमी में परफॉर्मेंस कैसी थी? एल्बर्ट ड्यूरर डिड वेरी वेल इन द एकेडमी। हिज वर्क वाज बेटर देन मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स। एल्बर्ट ड्यूरर ने एकेडमी में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और उसका जो वर्क था कई प्रोफेसर से भी ज़्यादा अच्छा था। वाई वाज अ फेस्टिव डिनर हेल्ड एट द ड्यूरर्स हाउस। ड्यूरर के हाउस पर एक बहुत ही अच्छा डिनर, एक फेस्टिव डिनर क्यों था? A festive dinner was held at Durer's house on the returning of Durer after completing his graduation. तो जो ड्यूरर था जब वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आया, उसके आने की खुशी में उसके घर पर एक फेस्टिव डिनर अरेंज किया गया था। नेक्स्ट इज हाउ डिड एल्बर्ट रिएक्ट व्हेन हिज पेंटर ब्रदर ऑफर्ड हिम द चांस टू गो टू न्यूरेमबर्ग टू परस्यू हिज ड्रीम। जो एल्बर्ट था उसे कैसा फील हुआ जब उसके पेंटर ब्रदर ने उसे एक चांस दिया कि अब तुम न्यूरेमबर्ग जाओ और अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करो, फुलफिल करो। एल्बर्ट फेल्ट इमोशनल दैट हिज टीयर्स स्ट्रीम डाउन एंड ही सेड नो टू गो टू न्यूरेमबर्ग। एल्बर्ट जो था वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने क्या कहा? नो, कि मैं अब न्यूरेमबर्ग नहीं जा सकता। नेक्स्ट इज why did Albert draw worn out hands with palms together and thin fingers stretched skyward? जो एल्ब्रेट था, जो पेंटर था, उसने बिल्कुल जैसे फटे हुए हाथ क्यों ड्रॉ किए और उनकी पाम जो हथेलियाँ थी वो जुड़ी हुई थी और जो उनका फिंगर्स थी वो स्काई की तरफ स्ट्रेच हो रही थी। मतलब जैसे हम प्रे करते हैं ना, तो उसने ऐसे हाथ ड्रॉ किए थे। क्यों? एल्बर्ट ड्रू दिस टू पे रिस्पेक्ट टू हिज ब्रदर फॉर हिज सेक्रीफाइस। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वो अपने ब्रदर एल्बर्ट को एक ट्रिब्यूट पे करना चाहता था, क्योंकि उसके ब्रदर ने इतना काम किया उसे पढ़ाने के लिए कि उसके हाथ जो थे वो बिल्कुल फट चुके थे और वो उसने प्रे वाली पोजीशन में इसलिए बनाए कि ये जो आज मैं एक पेंटर बन गया हूँ वो जस्ट ड्यू टू माई ब्रदर। What lesson do you learn from the story? Write the answer in around 30 to 40 words. आपको इस स्टोरी से क्या लेसन मिलता है? We learn that we should be united for each other. कि हमें एक दूसरे के लिए
यूनाइटेड होना चाहिए। वी शुड डज एफर्ट नॉट ओनली फॉर अस बट ऑल्सो फॉर अदर्स। हमें सिर्फ अपने लिए ही मेहनत नहीं करनी चाहिए, दूसरों के लिए भी करनी चाहिए। यूनाइटेड एफर्ट्स ऑल्सो गिव पॉजिटिव रिजल्ट। अगर हम यूनाइटेड एफर्ट्स करते हैं तो वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं। सो दिस वाज योर क्वेश्चन आंसर्स। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन आवर एक्सरसाइज। हेयर इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन आपके लिए न्यू टॉपिक है, मे बी यू हैव रेड इन 6th क्लास ऑल्सो। So personification is the figure of speech where human qualities are given to animals, objects or ideas. Personification हम किसे बोलते हैं? जब हम कोई भी ह्यूमन क्वालिटी किसी एनिमल को, ऑब्जेक्ट को या आइडिया को दे देते हैं, ठीक है। इन द आर्ट्स personification means representing a non-human thing as if it were human. मतलब एक नॉन लिविंग थिंग को ऐसे रिप्रेजेंट करना जैसे कि वो ह्यूमन हो। सी द एग्जाम्पल, The stars danced playfully in the moonlit sky. The star danced. इसमें क्या कहा गया है कि जो स्टार्स हैं वो डांस कर रहे हैं इन द मूनलाइट स्काई, चांद की रोशनी में। लेकिन जो स्टार्स हैं क्या वो रियली में डांस करते हैं? डांस कौन करता है? ह्यूमन बींग्स। तो इसमें हमने स्टार्स को ह्यूमन क्वालिटी दी है। द रन डाउन हाउस अपीयर्ड डिप्रेस्ड। क्या कभी कोई हाउस डिप्रेस होता है? नो, we have just given the human quality to house. The first rays of morning tiptoed through the meadow. First rays of morning, क्या जो रेज हैं वो झांकती हैं कभी? tiptoed मतलब जैसे झांकना, झांकती हैं? no. She did not realize that opportunity was knocking at her door. इसमें उसने कहा कि उसे नहीं पता कि अपॉर्चुनिटी जो है उसके डोर पे नॉक कर रही है। क्या अपॉर्चुनिटी रियलिटी में आपके डोर पर आकर नॉक करती है? नो, ह्यूमन बींग्स ही नॉक कर सकते हैं ना। तो हमने यहाँ अपॉर्चुनिटी को एक ह्यूमन क्वालिटी दे दी है। नाउ सी द नेक्स्ट। इन ईच सेंटेंस एन ऑब्जेक्ट और एन आइडिया इज पर्सोनिफाइड। आपको जो नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं इनमें आपका कोई भी ऑब्जेक्ट और आइडिया को पर्सोनिफाई किया गया है। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट और आइडिया दैट इज बीइंग पर्सोनिफाइड एंड एक्सप्लेन विच ह्यूमन ट्रेट और एक्शन इज अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट और आइडिया इन द टेबल गिवन। हमें क्या करना है? इन सेंटेंसेस में से उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है जिसे पर्सोनिफाई किया गया है, और कौन सी ह्यूमन क्वालिटी और एक्शन उस पर अप्लाई किया गया है वो भी हमें आइडेंटिफाई करना है और नीचे गिवन टेबल में हमें राइट करना है। सी द फर्स्ट सेंटेंस। द सैड वाटर्स ऑफ द आइसी वेस्टलैंड स्ट्रीम थ्रू द बैरन लैंडस्केप। तो जो सैड है, क्या कभी वाटर सैड होता है? नो। तो सैड क्या है? एक ह्यूमन क्वालिटी है और वो किसे दी गई है? वाटर को। नेक्स्ट इज एज शेला वॉकड होम फ्रॉम स्कूल द विंड ग्रिप्ड हर इन इट्स फ्रिजिड फिंगर टिप्स। कि शीला जब स्कूल से घर जा रही थी तो हवा ने उसे अपनी मतलब फ्रिजिड अपनी फिंगर टिप्स में ग्रिप कर लिया। ग्रिप कर लिया मीन्स जैसे एकदम से हम अपने पकड़ लेते हैं। तो क्या हवा पकड़ लेती है किसी को? नो। सो ग्रिप्ड इज अ ह्यूमन क्वालिटी एंड इट इज गिवन टू wind. Next is Alan finally found his true love and he felt that joy would never leave his home again. Alan को अपना ट्रू लव मिल गया और उसे ऐसा फील हुआ कि जो जॉय है, जो खुशी है, वो उसका घर कभी भी नहीं छोड़ेगी। तो यहाँ पर जो जॉय है, ठीक है, would never leave his home again, क्या उसका कोई अपना घर होता है? क्या वो घर में रहता है? नो। तो यहाँ पे लिविंग एट होम एक एक्शन है और वो किसे दे दिया है? जॉय को। द इंजन हैक्ड एंड कफ्ड एज केविन टर्न्ड द की बट द ओल्ड कार वुडंट स्टार्ट। मीन्स कि जैसे ही केविन ने की को टर्न किया, जो इंजन है वो हैक्ड और कफ्ड करने लगा। क्या इंजन को कभी कफ होती है? नो। सो हेयर हैक्ड एंड कफ्ड इज द ह्यूमन क्वालिटी एंड इट इज गिवन टू द ऑब्जेक्ट इंजन। तो Dennett tried not to break the rules of his diet. The donut shop called to him at night. मतलब जो डेनिट है वो क्या सोचती थी कि मैं अपने डाइट रूल्स को ब्रेक नहीं करूँगी, लेकिन जो डोनट शॉप है उसने उसे रात को बुला लिया। क्या शॉप कभी किसी को बुलाती है कि तुम यहाँ आ जाओ? शॉप बुलाती है? नो। सो हेयर कॉल्ड इज द ह्यूमन क्वालिटी एंड इट इज़ गिवन टू डोनट शॉप।
So this was your exercise. I hope all of you have understood, and if any student have any problem, they may ask to me. Thank you, student.